नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी.com पर। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी दिवस अभी कुछ ही दिनों पहले 14 सितंबर को बीता और अभी जो ये समय है ये हिंदी पखवाड़ा और अब कह रहे हैं कुछ जगहों पे हिंदी मास महीना करके भी मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ हिंदी की क्या स्थिति है देश में और सरकारें उसके लिए क्या कर रही हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप बताएं, आजादी का अमृत काल चल रहा है और 75 साल हो चुके हैं आजादी के, तो इसमें हिंदी की स्थिति आप कहाँ देखते हैं? अभी हिंदी कहाँ है? देखिए, सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो हम लोग हिंदी की बात करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं करते। हम संकल्प निश्चित रूप से हिंदी की लेते हैं, विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। मैं छोटे छोटे दो दृष्टांत बताना चाहता हूं कि सरकार को जानने से पहले हम क्या करते हैं और हम जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं पटना के एक बैंक का, कि मैं प्रतिवर्ष वहां से आंकड़ा मंगाता हूं कि पटना के लोग जो हिंदी भाषी हैं वो किस भाषा में अधिकृत हस्ताक्षर करते हैं। तो ताज्जुब होता है कि पटना के हिंदी भाषी लोग 98.4% लोग हिंदी में अधिकृत हस्ताक्षर बैंक में खाता खुलाने में करते हैं या जहां भी अधिकृत हस्ताक्षर करते हैं। 98.4%। तो यहां तो न सरकार है, तो हमें आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान भी करना चाहते हैं कि कम से कम राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए एक हस्ताक्षर तो कम से कम शुरू करें, तभी तो हिंदी की बड़ी बड़ी बात हम करेंगे। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हिंदी कहाँ है, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मुझे भी बड़ी अंदर से हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि मैं आशान्वित था कि जब 15 अगस्त 2022 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किला की प्राचीर से अपना उद्बोधन करेंगे, तो जिस प्रकार 370 धारा या अन्य धारा से हठात घोषणा हुई, हटा दिया गया, लगा दिया गया, तो मुझे जरूर इच्छा थी इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आह्वान होगा कि राष्ट्रभाषा घोषित हो जाए हिंदी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हो सकता है कि कुछ तकनीकी कारण हो, कुछ संवैधानिक अड़चनें हो, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि हिंदी कल भी राष्ट्रभाषा थी और हिंदी कल भी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन बात हम आज के संदर्भ में कर रहे हैं। जब आज के संदर्भ में करते हैं तो किसी भी देश को कम से कम 3 अवयव जो तत्व होने चाहिए। किसी देश का राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रगान हो और राष्ट्रभाषा हो। तो राष्ट्रध्वज हमने किसी पार्टी के चरखे को निकालकर या हटाकर अशोक देवान प्रिय के अशोक चक्र को लगा करके हमने झंडे का निर्माण किया। और राष्ट्रगान हमें कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के सौजन्य से प्राप्त हुआ। और राष्ट्रभाषा के मामले में हम चूक गए। अगर आजादी के सुमुहूर्त बेला पर राष्ट्रभाषा हिंदी उस समय घोषित हो जाती, तो मैं समझता हूं कि आज जो हमें हिंदी के प्रचार प्रसार करने पड़ रहे हैं या हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य बनाने पड़ रहे हैं या विश्व हिंदी सम्मेलन तक करने पड़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, चूंकि हम उसमें काम कर रहे होते। नहीं, ये तो आपका कहने का मतलब है कि ये आजादी के समय ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। मतलब एक पक्के बीजेपी के खिलाफ क्या नेहरू जी को जिम्मेदार मान रहे हैं इसके लिए? नहीं, मैं ना तो यहाँ नेहरू जी को जिम्मेदार मान रहा हूँ, ना ये बीजेपी की बात है। जब मैं भाषा की बात करता हूँ तो मैं राष्ट्र की बात कर रहा होता हूँ। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि कमाल पाशा जब
तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष बनाए गए और तुर्की आज़ाद हुआ। तो इस तरह की विसंगतियां उनके सामने भी आई। उन्हें भी जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको सुझाया कि सर तुर्की लगने में 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तो उन्होंने सभी का सुना और एक लाइन में आदेश दिया कि कल जब आप कार्यालय हमारे 10 बजे आए तो 10-15 ने हमारे देश को आज़ाद हुए 25 वर्ष पूरे हो गए और तुर्की कल से लग जानी चाहिए। तो तुर्की शुरुआत हो गई और तुर्की वहाँ काम करने लगा। हमने क्या किया? हमने जब 14 सितंबर 1949 को संविधान में पारित किया हिंदी को राजभाषा, 26 जनवरी 1950 से लागू किया, तो हमने 15 वर्ष की छूट दे डाली। 15 वर्ष की छूट ये दे डाली कि संविधान निर्माताओं का सोचना होगा कि 15 साल में हिंदी कि अंग्रेजी के समकक्ष समृद्ध हो जाएगी और अंग्रेजी को स्थानांतरित कर देगी। अच्छा। लेकिन उसके पहले 1965 से हिंदी लागू हो जानी चाहिए थी। तो हमने 1963 में एक संवैधानिक संसदीय संकल्प पारित किया। वह भी तत्कालीन गृह मंत्री जो हिंदी के प्रबल समर्थक थे, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी से पारित करवाया। तो उसमें धारा 3(3) का निर्माण हुआ। तो कार्यालय के लोग जानते हैं कि धारा 3(3) का पालन कितना करते हैं। हम लोग भी निरीक्षण में या कहीं कार्यालय में जाते थे तो पूछते थे कि आंकड़ा के बाद धारा 3(3) का पालन करते हो, नहीं करते हो, कितना करते हो। तो जब मैंने धारा 3(3) को सूक्ष्मता से पढ़ा कि धारा 3(3) है क्या, जब मैं उसको पढ़ा तो उसकी भयावहता मेरे सामने आई। ये धारा 3(3) ये है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को अनंत काल तक चलाए जाने की नींव रख दी है और हिंदी के साथ एक बड़ा षड्यंत्र हो गया है। और उस धारा 3 से ये निर्माण हुआ कि हमारे जब बहुत ही आत्मदाह कुछ प्रांत में हुआ तो हमने सख्ती से नहीं निपटा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय कहा कि जब तक कोई एक राज्य भी, सभी राज्य जब तक हिंदी को विधानसभा से पारित करके नहीं देंगे तब तक राजभाषा हिंदी नहीं हो पाएगी। तो वहाँ एक मूलभूत गलतियाँ हुई, चूक हुई, सख्त हम नहीं कर पाए, तो वो चूक आज तक जारी है। आपको बताऊं कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो उनकी भी तिथि ज्ञात थी हमें, पांडव का ज्ञातवास हुआ तो उनकी भी तिथि ज्ञात है, लेकिन जो हमने हिंदी को वनवास दिया है उसकी तिथि हमें ज्ञात नहीं है। अनंत काल का वनवास है कि हिंदी सचमुच में राष्ट्रभाषा तो क्या राजभाषा कब बनेगी। तो इसके लिए भी जद्दोजहद जारी है और इसको बदलने के लिए कई प्रयास होते हैं। मैं भारत सरकार के कई प्रयास का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि केंद्रीय हिंदी समिति बनी हुई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री रहते हैं और देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार रहते हैं, भाषाविद रहते हैं। तो वो प्रारूप करते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रारूपित देश में कैसे उस पर विचार होता है और उसके बाद उसको अनुवर्ती क्रियान्वयन करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में समिति है और संसदीय राजभाषा समिति है जो 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य 30 सदस्यों को मिला करके 3 उप समितियों में बंट करके पूरे भारतवर्ष में निरीक्षण और दौरा करती है, जो चाहे वो सरकार के कार्यालय हो, उपक्रम के कार्यालय हो या बैंकिंग कार्यालय हो, कि वहाँ कैसे गति से हिंदी की रफ्तार पड़े। तो ये समिति तो बहुत पहले से होगी ना, मतलब आज़ादी के समय से? आज़ादी के समय से नहीं था ये, इसका और दृष्टांत मिलेंगे। तो जब भाषा की दिक्कतें आई तो राजभाषा आयोग बनाया गया पहले। अच्छा। तो राजभाषा आयोग संवत 1955 में बनाया गया, जिसके पहले आयोग के अध्यक्ष BG खेर हुए। तो उन्होंने जो संतुति की सरकार को, तो उसके कई चीज़ें दी जो भी विस्तार से उतना बताने का समय नहीं है। तो वो बनाने के अनुरूप में हुआ कि हम जब 1963 का जो संकल्प का बात किया तो फिर हमने 1976 का संकल्प पारित किया उसको भाषा को बनाने के लिए। तो उसी में संसदीय राजभाषा का निर्माण हुआ। तो संसदीय राजभाषा समिति जो बनी तो उसके पहले अध्यक्ष ओम मेहता जो तत्कालीन गृह मंत्री थे वो उनके अध्यक्ष हुए। वहाँ से संसदीय राजभाषा की नींव पड़ी और उससे तब लगातार
संसदीय राजभाषा जो है समिति है प्रचार प्रसार करने लगी। तो आपको नहीं था कि इतने साल हो गए, बचपन से आप कह रहे हैं उस बात से, तो अब तक इतने सालों में, और हिंदी तो हमारी मतलब मातृभाषा है, तो क्या अभी तक वो राष्ट्रभाषा भी नहीं बनी? जो अभी आप जवाब देते उसमें तो लग रहा था कि आपके हिसाब से वो राष्ट्रभाषा भी नहीं बनी है। नहीं, संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि हिंदी कल भी राष्ट्रभाषा थी, कल भी होगी, और बात हम आज के संदर्भ में कर रहे हैं। तो आज के संदर्भ में जब ये बात हम कर रहे हैं तो राष्ट्रभाषा का निर्माण करने के लिए जब बन जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। राष्ट्रभाषा का निर्माण, जो राष्ट्रभाषा ये होता है कि जो राष्ट्र जिसमें बोलता हो। तो कई सर्वेक्षण कराए गए, तो चूंकि पूरे भारतवर्ष में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो जब तक हम लोग 70-75% ना बोले, तो ये भी एक कारण हो सकता है उसमें संविधान निर्माताओं के मन में जो बात उठी होगी। मैं अब संविधान सभा में क्या चर्चा वर्चा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। तो 60% के लोग के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या प्रांतीय भाषाएं हैं, उसको लगा होगा कि हिंदी कर दिया जाएगा तो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं मर जाएगी। तो हमारा कहना यहाँ पर है कि हिंदी राष्ट्रभाषा भी बने और क्षेत्रीय भाषा में भी पुख्ता इंतजाम हो, चूंकि वो बढ़े, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा भी वो भी बढ़े और हिंदी से, हाँ, राष्ट्रभाषा ना हो तो कम से कम संपर्क भाषा निश्चित रूप से हो। नहीं तो त्रिभाषा फार्मूला लगता है। तो त्रिभाषा फार्मूला था। मैं तमिलनाडु के एक सम्मेलन में गया तो वहाँ के लोगों ने बोला मुझे कि आपको हिंदी बोलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि बोलूंगा तो मैं हिंदी जरूर, लेकिन तुम एक ऐसा काम करिए कि आप 1.5-2 पन्ने का तमिल में हमें एक लिख के, ट्रांसलेट नहीं, तमिल में लिख के दे दीजिए। अच्छा। मैं जो शुरुआत करूंगा वो तमिल से करूंगा और कम मैं हिंदी बोल जाऊंगा। अच्छा। तो सही में जब मैं शुरुआत किया तो ये देख करके इतनी तालियां बजी और मैं कब हिंदी बोलना शुरू किया और कब वो सुनते ही रह गया और मैं हिंदी बोलता रहा। तो उसमें, हाँ, उसमें एक छात्र ने हमसे पूछा त्रिभाषा फार्मूला पर, जब मैं बात बताया कि सर आप ये बताइए कि आप कितनी भाषा बोलते हैं, मैंने उत्तर भारत के लोग कितनी भाषा बोलते हैं। तो मैंने थोड़ा संभला, लेकिन फिर भी जो सही बात था मैंने बोला कि मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं समझता हूँ। तो कल के सर हम भी तो तमिल और अंग्रेजी समझते हैं, तो हमें तीसरी भाषा पढ़ने क्यों कहते हैं? आप क्यों नहीं तीसरी भाषा पढ़ते हैं? अगर आप दक्षिण भारत के 4 भाषाओं में से कोई एक भाषा उत्तर भारतीय लोग पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा और ये देश की राष्ट्र को अखंड बनाने में बहुत मूलभूत भूमिका निभाएगा। ये हम सरकार को भी लिख के देते हैं। नहीं तो इंदिरा गांधी भी त्रिभाषा फार्मूला लगाए, अभी हमारे गृह मंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में अमित शाह ने भी लगाया, लेकिन तुरंत बैक लौटा लिया। तो ये एक मूल कारण है जो उस छात्र ने मुझे समझाया और वो होना चाहिए। इन टेक्निकल चीजों के बीच में जो आपने भी जवाब देने के दौरान एक चीज बताया था जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में ज्यादा आएगा। हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा जो भी नहीं मिल पाया आधिकारिक रूप से, क्या आप वो मानते हैं कि 1964 या 65 में जो वो एक गलती हो गई थी, आजादी के समय इनको 15 साल के लिए रखा गया था ताकि हिंदी जो है अंग्रेजी के बराबर हो जाए, और फिर वो 65 आते आते ये हुआ कि हिंदी अंग्रेजी को दोनों बराबर चलने दिया गया। आप इसको मानते हैं मूल रूप से जिम्मेदार? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी बात नहीं, दोनों बात जिम्मेदार है। अच्छा। एक तो हमें हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं की भी रक्षा करनी है। अच्छा। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हिंदी को अचानक थोप दिया जाए। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, अब लोग समझने भी लगे हैं, लेकिन ये मैं कतई नहीं चाहूँगा कि हिंदी पनप जाए और दक्षिण भारत के भाषाएं हो, पूर्व भारत की भाषाएं हो या अन्य हिंदी उत्तर प्रदेश की भाषा हो, उसकी भी अपना बड़ा बड़ा साहित्य है, समृद्ध साहित्य है। हिंदी से भी ज्यादा तमिल का साहित्य है, तो हम नहीं चाहेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि सब एक साथ रहे और ये राष्ट्रभाषा के रूप में उस प्रकार आए कि हमें संपर्क भाषा करे। तो ये अंग्रेजी जब तक नहीं हटेगी तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि जब हम तमिलनाडु जाएंगे तो हम अंग्रेजी में बोल के काम चला लेंगे, तमिल वाले लोग इधर आएंगे तो अंग्रेजी में बोल के काम चला लेंगे। तो अंग्रेजी की अनिवार्यता को जब तक हम कम नहीं करेंगे तो हम स्वभाषा की ओर उन्मुख नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात कि हम अंग्रेजी पढ़ते क्यों हैं? हम अंग्रेजी इसलिए पढ़ते हैं, यहाँ मैं सरकार का दृष्टिगत दोष देखता हूँ कि अंग्रेजी को हमने
शिक्षा से, दीक्षा से, परीक्षा से, नौकरी से, पैसा से, प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। अगर हम अंग्रेजी ना पढ़ें और हिंदी या भारतीय भाषा पढ़ करके एक चपरासी भी नहीं बन पड़े तो हम किस बच्चे को कहेंगे कि तुम हिंदी या भारतीय भाषा पढ़ो। इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को राजभाषा जो इसे हिंदी केंद्रित है, रोजगार अंग्रेजी केंद्रित है, उस दोनों के बीच में एक सामंजस्य नीति बनानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब रोजी रोटी की भाषा हिंदी बनेगी और शासन, मैं तो कहा करता हूँ कि मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति का सदस्य रहा हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ, देश में ही नहीं विदेश में भी जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कोई सम्मेलन से उठ के पूछ बैठे कि आप तो देश ही नहीं विदेश में प्रचार करने चले हैं, तो देश में इसकी गति क्या है। तो जब देश में हिंदी नहीं होगी तो विदेश में हिंदी हो सकती है क्या। इसलिए हम कहा करते हैं साहित्यकार मित्रों से भी, तो कुछ लोग हिंदी को साहित्य का भाषा समझ करके साहित्य सम्मेलन तक ही सीमित कर लेते हैं। तो मैं साहित्यकार मित्रों से कहता रहता हूँ कि साहित्य की हिंदी कहीं खत्म नहीं हो रही है, वो बढ़ रही है, चल रही है। ये भले स्तर है या नहीं है वो तो अलग विषय है, लेकिन वो हिंदी फल फूल रही है। क्योंकि हिंदी 3 प्रकार से मैं देखता हूँ। एक हिंदी है साहित्यिक हिंदी, एक हिंदी है कार्यालयीन हिंदी, और एक है जनभाषा की हिंदी। तो साहित्यिक हिंदी जो साहित्य संस्कृत निश्चित होती है, उसको अच्छे अच्छे पढ़ते पढ़ते उगने लगते हैं। बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं, गंभीर साहित्य को पढ़ते ही नहीं लोग अब। और एक होता कार्यालयीन हिंदी जो कार्यालय में चलती है, वो तो कार्यालय के फाइल में चलती है और वहीं मर जाती है। और जो चलती है वो जनभाषा है। तो कई लोग उसको दृढ़ बनाने में लगे रहते हैं, शुद्ध करने में लगे रहते हैं। तो हम लोग कहा करते हैं कि हिंदी को अगर लोकप्रिय बनाना है देश में, तो जो दक्षिण भारतीय लोग जिस हिंदी को बोल करके प्रारूपित करेंगे देश में, वही हिंदी भारत में चलेगी। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि आजादी के समय अंग्रेजी के लिए जो दिया गया 15 साल का समय, तो अंग्रेजी बोलने वाले तो उतने होंगे नहीं देश में, तो अंग्रेजी के लिए इतना समय दिया क्यों गया था? ये देखिए दिया देश में तो हिंदी बोलने वाले होंगे ना, या जो अपने नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, मेरी बात को ध्यान नहीं रखे कि अंग्रेजी हिंदी बोलने वाले 40% लोग। नहीं, ये तो अभी आप कह रहे हैं ना, कभी के साथ से देश में 40, अभी के नहीं, उसी समय के सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ। उसी पर एक कारण वो भी हुआ होगा कि इंग्लिश तो कम ही होगा ना उससे। तो इंग्लिश, हम गुलाम हैं, हम गुलाम भी तो रहे ना। तो गुलामी की भाषा, जब मैं अभी आपको बताया कि जब हम हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते हिंदी में, 10% बोलते होंगे या 2, मुझे लगता है चाहे वो 1% भी ना बोलता हूं, लेकिन जब हम हस्ताक्षर तक नहीं करते हिंदी वाले, छोड़ दीजिए अब दक्षिण भारत को, अंग्रेजी वालों को, हम नहीं करते तो कौन करेगा जब एक छोटा सा काम हम नहीं करते हैं। तो ये भी सोचने की बात है कि हमारा मानसिकता इतना गुलाम हुआ है कि खलील जिब्रान एक राष्ट्र के बड़े चिंतक हुआ करते थे, उन्होंने राष्ट्र नाम का एक मोटी किताब लिखी। तो 3 वाक्य उनके बरबस हमें याद आते हैं। वो कहते हैं कि जिस देश के लोग अपने देश में उगे हुए अन्न नहीं खाते, उसकी भूख नहीं जाती, उसकी हमेशा भूखा रहता है। और जिस देश के लोग अपने देश में बुने हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, उसकी नग्नता कभी नहीं जाता, वो हमेशा नग्न रहते हैं। और जिस देश में एक छोटा छोटा स्वतंत्र राष्ट्र की आह्वान करे, तो उस जैसा दयनीय राष्ट्र नहीं देखा। और हम समझते हैं कि जिस देश के नागरिक को अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस होता हो, हीनता में जीता हो, पूरी दुनिया में हमारे भारत देश जैसा कोई अजूबा देश नहीं है। ये सोचने की बात है कि हाँ, मानसिकता को बदलने की बात है। जब मैं कहा करता हूँ कि जब मैं साहित्य की बात करके कर रहा था कि मैं हिंदी को आज सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी हम भारत के आंगन में नवान का उत्सव देखेंगे और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होते देखेंगे। इसलिए हर जन जन को राष्ट्रीय सोच बनाने की आवश्यकता है और मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और ये मानसिकता कैसे बदलेगी, वो मैं पहले बताया कि सरकार अगर विकल्प देती उच्च शिक्षाओं में, तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ आपको साक्षात्कार लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं। हम काम नहीं करते हैं तो मैं हिंदी दिवस मनाता हूँ, हिंदी सप्ताह मनाता हूँ, हिंदी पखवाड़ा मनाता हूँ, हिंदी माह मनाता हूँ,
किसी भी देश में अपनी भाषा का प्रचार करते हुए हमने नहीं देखा है। आपको कभी ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जैसे चीन है, चीन अपनी चाइनीज लैंग्वेज में बोलता है ना, उनकी अलग भाषा, और वो उनके प्रीमियर जहां भी जाते हैं वो अपने इसमें बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति कभी हमारे देश की भी आएगी कि हमारी एक अपनी मातृभाषा, एक राष्ट्रभाषा होगी और हम उसी में संवाद करेंगे कहीं भी जाए? ऐसा निश्चित आएगी। मैं बहुत आशान्वित हूँ, क्योंकि मैं उसी के रास्ते को खोलता रहता हूँ। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, गैर सरकारी हिंदी संस्थाएं हैं, सरकार की हिंदी प्रचार संस्थाएं हैं, वो लगी हुई हैं। लेकिन जागरण करने के लिए एक राजनीतिक इच्छा, दृढ़ शक्ति की आवश्यकता है। जैसे कमाल पाशा की तरह हो तो लग जाएगा। तो आजादी का अमृत काल भी अब तो बीत जाएगा, फिर तो और कितना समय लगेगा? समय तो लगेगा ना, जब हम इतने हजारों वर्ष गुलाम रहे। और हम अगर बात करूं तो अंग्रेजी शिक्षा कौन लाया? 1845 में मैकेले ने यहाँ लगाया, तो उसने छिपाया नहीं। उसने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव दिया कि हिंदुस्तानी इतने स्वाभिमानी हैं कि ज़्यादा दिन तक इसको गुलाम हम नहीं बना सकते, लेकिन एक उपाय है मेरे पास, उसको ऐसी भाषा से मैं शिक्षित करूंगा कि इसको हर अपनी चीज से घृणा होने लगेगा। वो कहा था 1835 में, लागू किया 1835 में। लेकिन आज अगर वो जीवित होते या कहीं सुन रहे होते तो सोचा था कि हिंदुस्तानी को, तो मैं सोचा था कि ठहनावर अंग्रेजी पढ़ेगा, ये माथा पे लाद के अंग्रेजी को रखेगा, वो तो सपने भी नहीं सोचा था। अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजी के गुलाम तो हम खुद हैं। तो इस गुलामी की मानसिकता को सिर्फ एक सरकार का काम नहीं है, ये जन जन में जन आंदोलित होने की आवश्यकता है, जागृति होने की आवश्यकता है। तो ये जागरण का काम सरकार भी कर रहा है, संस्था भी कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक आखिरी सवाल ये पूछा था कि अभी कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप और इन सब से हिंदी को कोई खतरा? देखिए, मैं तो डिजिटलीकरण और हिंदी, इसका मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं उसका अध्ययन करता हूँ। जब मैं हिंदी भाषा की बात करता हूँ तो मुझे कहीं व्याख्यान देने जाना था, तो कहा कि हिंदी की सारी सुविधाएं हैं व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे। तो मैंने कहा क्या स्थिति है? तो इंटरनेट को उपयोग करने में हम पूरी दुनिया में तीसरा देश हैं, लेकिन मैं तो भाषा का व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा मेरा भाषा कहाँ है? तो भाषा जब बताया गया मुझे, तो उस पर भाषा जो नागरी लिपि है हिंदी उपयोग करने का है, वो 0.0 के बाद 6 शून्य लगा दीजिए, 1% भी नहीं है। 1 से भी कम है, 0.07 बार उसको लगाइए तो कम, वो भी कम है। उससे भी कम है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे नागरिक क्या कर रहे हैं। हम नागरी लिपि भी लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। तो उसको जब तक हम उसमें लिखें, जिस प्रकार हम तीसरा उपयोग करता है, तो हिंदी भी तीसरी भाषाओं पर होगा। उस दिन का इंतजार यहाँ के नागरिक ही करेंगे। इसमें कोई सरकार का तो रोक है नहीं। जो सरकार को कर दें कि सरकार अमृत महोत्सव मना लिया, तो अमृत महोत्सव तब मनेगा जब हिंदी का एक एक अमृत का बूंद पिएंगे, तभी हिंदी पूरे देश में नहीं, हिंदी को तो मैं विश्व स्तर पर विश्व भाषा में देखना चाहता हूँ। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आधिकारिक भाषा है उसमें भी हिंदी को देखना चाहता हूँ। और ये तभी संभव है जब यहाँ के एक एक नागरिक इसके लिए कृत संकल्प होंगे, राष्ट्रीय सोच के लिए, राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए। तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदी की तूती हर समय बोलेगा। जब अमीर खुसरो ने कहा मैं हिंदी की तूती हूँ, तो हर एक व्यक्ति जब बोलेगा कि मैं ही हिंदी की तूती हूँ। और जब हम दक्षिण भारत के ओतप्रोतता से जो मैं बताया वो चीज़ करेंगे और वो लोग हिंदी पढ़ेंगे, तो पूरे भारतवर्ष में हिंदी का एक वातावरण निर्माण होगा और अखंड भारत का निर्माण होगा। तो चलते चलते क्या आपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हिंदी मीडियम में करवाई थी? देखिए, मैंने इसके पहले कहा कि बच्चे, आप अपने बच्चे को भी हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा सकते। ये मैं बोल चुका हूँ। जो प्रश्न आपने किया वो चूंकि जब हम हिंदी में पढ़ के चपरासी भी नहीं बन सकते हो, तो आप अपने बच्चे को या किसी के बच्चे को कैसे धकेल सकते हैं?
इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप उच्च शिक्षाओं में विकल्प दे दीजिए, अंग्रेजी को भी रहने दीजिए। जब उच्च शिक्षाओं से हम अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अभियंता, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो सभी के बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे, सबको पढ़ाएंगे, सब पढ़ेंगे। तो जब तक रास्ता तैयार नहीं होगा तो पहाड़ पर से धकेल नहीं दे सकते, जो व्यवहारिक बात है। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि 2% जो अंग्रेजीदा वर्ग है, तो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े न्यायविद के लोग और बड़े बड़े अधिकारी, इन चारों में भाषा के मामले में मेल है कि हिंदी को सत्ता की भाषा नहीं बनने देना है। क्यों नहीं बनने देना है? कि इससे इनके बच्चों को कवच है, इनका औजार है, संतति है। आज अगर मैं बात करूं कि 2% इस अंग्रेजीदा वर्ग का संसाधन पर 98% वर्चस्व है और 98% आबादी का 2% भी वर्चस्व नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। इसलिए इसको जितना जल्दी बांटें, अभी समय नहीं है कि नई शिक्षा नीति हो या समान शिक्षा की बात हो। आज भी हमारा देश गरीब के लिए अलग स्कूल है, अमीर के लिए अलग स्कूल है, जबकि हमारा समान शिक्षा का मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो वो जब पालन नहीं हो रहा है तो बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मैं अंतिम बात उससे करना चाहूंगा कि मैं किसी भी सभा में एक व्यक्ति को निश्चित रूप से याद करता हूं, वो है भारत के राजनीति के शिखर पुरुष, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जब वो 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ में संगर्जना किए थे तो लगा था कि हिंदी का बड़ा कल्याण होने वाला है। तो जब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हैं और वो बोलते हैं कि विदेशों में तो हिंदी बोली जा सकती है और देश में हिंदी बोलना बड़ा दुष्कर कार्य है, तो इसे समझना चाहिए कि हिंदी की लड़ाई कितनी बड़ी है और कितनी कड़ी है। फिर भी मैं आशावान हूं कि विश्व बाजार ने हिंदी की ताकत को पहचाना है। हिंदी अपनी ताकत को कब पहचानेगी? निश्चित रूप से इसके लिए राष्ट्रीय सोच बनाइए, मानसिकता बदलिए और कम से कम राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए संकल्प के साथ संकल्प लेके जाइए कि हिंदी में हस्ताक्षर अधिकृत को बदलेंगे, अंग्रेजी में कर रहे हैं, और जो हिंदी में कर रहे हैं उस सबको हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। तो आज़ादी का जब अमृतकाल चल रहा हो और उसमें हिंदी पखवाड़ा भी अभी चल रहा है, तो उसके अवसर पर हमने आज बात की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव जी से, जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो समिति है, वैश्विक समिति, समन्वय समिति जो है वर्ल्ड लेवल की, उसके भी वो मेंबर रह चुके हैं। तो उनसे हमने बात की कि हिंदी की स्थिति आज हमारे देश में क्या है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने बच्चों, जब हमने सवाल किया कि अपने बच्चों को क्या आपने हिंदी मीडियम, आप हिंदी कितनी वकालत करते, तो क्या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हिंदी में कराई? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये संभव तभी होगा और ये हम तभी कर सकते हैं जब हिंदी को एक विकल्प के रूप में हम उसको हर जगह उच्च शिक्षा संस्थानों में हम उसको प्रस्तुत करें, तभी ये संभव होगा। तो उनका ये जो सुझाव है वो बहुत ही अमल करने लायक है। उम्मीद है सरकार सुनेगी और जो सरकारी तंत्र है इस पे काम करेगा और हिंदी जो अपने उच्च शिखर और गौरव को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।